हेलो स्टूडेंट्स, UIS में आपका स्वागत है। मैं राजीव वर्मा और आपसे हमने इतिहास ऑप्शनल विषय के लिए एक चर्चा प्रारंभ की थी आपके साथ, और वो थी कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और उस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे आपसे विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम की, और विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम में भी वो महत्वपूर्ण बिंदु जिनके आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले तो सभी जितने भी छात्र हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस जो है वो A to Z कवर करना है। आप यहाँ पर उस विश्व इतिहास के कुछ कोर बिंदुओं को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि जिसके प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, और वो महत्वपूर्ण कोर विषय अगर आपने समझ लिया और इस सिलेबस का लगभग आप 60-70% पार्ट भी अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी होगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जब सेक्शन 2 में आप प्रश्न को करते हैं, प्रश्न पत्र 2 में करते हैं, तो आपको 2 से 3 प्रश्न चुनने होते हैं। या तो सेक्शन A में आप चुन लीजिए वहाँ पर, या यहाँ पर आप चुन लीजिए। तो आप 2 से 3 प्रश्न आपको चुनने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 60 से 70% अगर सिलेबस को कवर कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से कर रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी है। दूसरा है कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं या मान लीजिए हमारे संस्थान से आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा मत स्थान दीजिएगा, बल्कि इसकी जगह पर विषय की जो अवधारणा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ जो प्रश्न पत्र में आपको शब्दों की सीमा दी गई है उसका पालन आप जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा लिखते जाएंगे तो उसी के अनुपात में कोई नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो शब्दों की जो समय सीमा है इसको ध्यान रखेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि विश्व इतिहास के इन बिंदुओं को आप सहजता से तैयार कर सकते हैं। विश्व इतिहास के इस पाठ्यक्रम में हम प्रारंभ करेंगे प्रबोधन से। प्रबोधन अर्थात एनलाइटमेंट। जब हम 14वीं सदी के यूरोप से अपने पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि 14वीं सदी में यूरोप में खास तौर पर एक समाज जो था, या जो धर्म वहां पर चल रहा था, वो चर्च का शासन था। उस चर्च के शासन में जो एक जड़ता समाज में दिखाई दे रही थी या धर्म में दिखाई दे रही थी, तो उस जड़ता को दूर करने के लिए वहां पर प्रबोधन का आगमन हुआ, एनलाइटमेंट। ये कोई अलग से आई हुई चीज नहीं थी, बल्कि उस समय के जो वहां दार्शनिक थे, जो बुद्धिवादी लोग थे, उन्होंने अपने तर्क के आधार पर, अपने प्राचीन ज्ञान के आधार पर अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। समाज की जड़ता, धर्म की जो जड़ता है, उसको दूर करने का प्रयास किया था। तो प्रबोधन को उसी संदर्भों में पढ़ा जाता है, और उसी एनलाइटमेंट या जो प्रबोधन है उसमें आपको 2 विचारक सबसे महत्वपूर्ण दिए गए हैं। ये है कांट और रूसो। अभी उनकी चर्चा तो पूरी नहीं हो सकती, वो कक्षा में ही हो सकती है। तो कांट और रूसो को आपको यहाँ पर तैयार करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। साथ साथ उपनिवेशों में, चाहे वो अमेरिकी उपनिवेश होते हैं, अफ्रीकी उपनिवेश हैं, इनमें प्रबोधन के विचारों का जो प्रसार है, इससे संबंधित प्रश्न होगा। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो थिंकर्स वाला पार्ट जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बिंदु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, समाजवादी विचारों का उदय। आप जानते होंगे कि समाजवाद जैसे ही शब्द हमारे दिमाग में आता है, मार्क्सवाद भी तुरंत आता है, और आपको यहाँ दिया भी है, मार्क्सवाद तक आपको दिया गया है। तो हालांकि ये बात सही है कि मार्क्सवाद जो समाजवाद के संदर्भ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन समाजवादी विचारों का जो प्रसार था, समाजवाद का जो उदय था, आप इसे कह सकते हैं, उसका प्रारंभ यूरोप से हुआ था, और अपने चरम पर जो पहुंचता है वो मार्क्स के समय पर अपने चरम पर पहुंचता है। तो सबसे पहले इसके प्रारंभ और साथ साथ मार्क्स तक हमें इसको देखना होगा, और मार्क्स के समाजवाद का प्रसार जो था उससे जुड़ा हुआ पूछा जाएगा। तो एक तो इसका जो प्रसार है ये आपके पास है, इसकी विशेषताएं आपसे विशेषकर पूछी जाएंगी। आधुनिक राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, जैसे यूरोपीय राज्यों की प्रणाली जो थी ये है, और महत्वपूर्ण है अमेरिकी क्रांति और उसका संविधान। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा अमेरिकी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति तो अक्सर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में आती है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, उस क्रांति का स्वरूप क्या था, क्रांति का जो स्वरूप था, क्या एक बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी आपके पास में, क्या सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी, या क्रांति ऐसी थी जो कुलीन वर्ग के द्वारा कुलीन वर्ग के विरुद्ध हुई थी हमारे पास में। तो उसके स्वरूप से संबंधित प्रश्न जो हैं, और साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या रहे, ये आपसे पूछा जाएगा।
अमेरिका में ही उसको हम पूरे टॉपिक को एक साथ यहां से कवर कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन के संदर्भ में आपको दिया गया है अमेरिका में होने वाला जो गृह युद्ध है और दास्ता के उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित प्रश्न होगा। तो जब आप अमेरिका का पढ़ रहे होंगे तो उस टॉपिक को हम एक साथ ही लेकर चलेंगे। साथ साथ यहां पर ब्रिटिश गणतंत्र प्रणाली से जुड़ा हुआ 1815 से 50 तक का घटनाक्रम दिया गया है, जिसमें संसदीय सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। यहां आप देखेंगे औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ मैटर आपको दिया गया है और जिसमें आप देखेगा कि 7वीं सदी में, ये देखिएगा 7वीं सदी में यूरोप में औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ। तो जब 7वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ, इस औद्योगिकरण के कारण क्या थे, ठीक है, समाज पर प्रभाव क्या था, और अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक को इसके साथ तैयार कर लें जैसे पूंजीवाद है, जैसे वाणिज्यवाद है, और उस संदर्भों में अगर इस टॉपिक को पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पूंजीवाद है, वाणिज्यवाद है, साम्राज्यवाद है, और इसी संदर्भ में अगर हम यहाँ पर औद्योगिकरण को पढ़ें, मिलाकर पढ़ें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये हम देखेंगे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के साथ साथ यूएसए में औद्योगिकरण हो गया, जर्मनी अन्य देशों में हो सकता है। औद्योगिकरण और भूमंडलीयकरण, यानी कि जब औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ, ये एक देश की सीमाओं से दूसरे देश की सीमाओं तक जाता है, यानी इसका एक भूमंडलीयकरण, वैश्वीकरण होता है। तो इसके प्रभाव क्या होंगे, उपनिवेशों में गया तो क्या प्रभाव रहा, मूल देशों में रहा तो क्या प्रभाव हमारे पास रहा, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे राष्ट्र राज्य प्रणाली, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्र राज्य प्रणाली का मतलब क्या होगा कि जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, वहां पर व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया गया, तो उसी के साथ साथ अब यूरोप में बड़े बड़े राज्य हुए। सामंतीय राज्य तो धीरे धीरे खत्म हो गए, लेकिन बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। यही बड़े राज्य जो हैं 19वीं सदी में वहां पर राष्ट्र राज्य कहलाते हैं, और इन राष्ट्र राज्यों के द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्यवाद का प्रारंभ होता है और कई देशों को उपनिवेशीकरण के रूप में या उपनिवेश बनाने की उसकी प्रक्रिया का भी प्रारंभ होता है। यहाँ पर राष्ट्रवाद जब आया, उस विचारों को हमारे पास आया। जर्मनी और इटली में राज्य निर्माण की प्रक्रियाएं हैं आपके पास में। साथ साथ जैसा अभी मैं आपसे कह रहा था, उस पूरे जो अवधारणा है उसको एक ही साथ देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है। तो जब आप यहाँ पर इस पॉइंट्स को ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो हम साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद में आपसे कह रहा था, इसको हम देखेंगे। साथ साथ दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में जो अमेरिकी देश हैं, उन देशों में, अफ्रीका में हमारे पास साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में जैसे आप देखिएगा, ये है यूरोप की क्रांति, रूस की क्रांति, फासीवाद जर्मनी में ही आया, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। एक बार मैं फिर आपसे चर्चा कर रहा हूं क्या क्या क्रांति प्रतिक्रांतियां आया यूरोप में होने वाली क्रांतियां, जिसमें रूस की क्रांति महत्वपूर्ण होगा। 1917 से आप ले सकते हैं, रूसी क्रांति हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे इटली और जर्मनी में होने वाली क्रांतियां हैं, फासीवाद है, नाजीवाद है। तो फासीवाद, नाजीवाद को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो फिर वो आगे जाकर कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं से जुड़ जाता है। तो पूरी चीज़ों को एक साथ भी देखा जा सकता है। इसके अलावा 1949 में चीन में ये क्रांति होती है, साम्यवादी क्रांति कहलाता है। ये आपके पास है, यहाँ पर साम्यवादी क्रांति है, इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो कुल मिलाकर एक रूस की क्रांति महत्वपूर्ण हो गया, इटली में है, जर्मनी में है, और चीन की साम्यवादी जो क्रांति है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखेंगे, अब देखिएगा विश्व युद्ध, इसे इसका यहां पर लीजिएगा। विश्व युद्ध में पहले क्या क्या बन सकता है, यहां पर लेंगे, ये आया। देखो, जब आप विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें दोनों ही विश्व युद्ध में उनके होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम, उनके परिणाम, ये आपको देखना होगा। ठीक है, जैसे अगर हमने यहां पे लिया तो संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध दोनों दे दिया हमारे पास। उसके सामाजिक निहार ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण और परिणाम, ये मैं आपको बता ही रहा था, ये हमारे पास यहां पर आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध, कारण और परिणाम, ये हमारे पास यहां से आ गया।
ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945, तो 1945 के बाद क्या रहा? जैसे दो शक्तियों का आर विभाग। अब ये दो शक्तियां क्या हो सकती हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाती है, एक यूएसएसआर के नेतृत्व में और एक पूरा यूएसए के नेतृत्व में। यहां पर हमारे पास में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मॉडल के आधार पर हो या और विशेषताओं के आधार पर हो, तो अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों का जुड़ाव हुआ, उसी तरह से यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का जुड़ाव हुआ हमारे पास, और दुनिया दो ध्रुव। लगभग दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन आगे एक बड़े संगठन के रूप में आता है, और उसका खैर मैं कह सकता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया गया। लेकिन इन दोनों शक्तियों के बीच में आपस में एक तानातनी का माहौल रहा, या बड़ा संघर्ष, तनाव का माहौल रहा। युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन तनाव का माहौल रहा, और 1960 के दशक में इसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है हमारे पास में। वो एक घटनाक्रम हम देखेंगे। साथ साथ अब क्या हुआ? तृतीय विश्व युद्ध एवं और गुटनिरपेक्षता का आविर्भाव। तृतीय विश्व से क्या तात्पर्य होगा? कि इससे तात्पर्य ये होगा कि जैसे मान लीजिए भारत है, उसी तरह से श्रीलंका है, उसी तरह से मान लीजिए इंडोनेशिया है, उसी तरह से मिस्र है। तो कई ऐसे देश थे, भारत जैसे कई देश थे जो गुलाम थे, उपनिवेश थे, और 1946, 47, 48 या 1950 के आसपास तक आते हुए वो उन उपनिवेशों के रूप में स्वतंत्र हुए। तो ऐसे देशों के सामने एक विकल्प तो ये था कि भाई आप पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलो, या फिर विकल्प ये था कि आप अमेरिका के साथ मिलो। लेकिन इनमें से कई देशों ने तय किया कि हम इनमें से किसी भी सैन्य गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे, बल्कि हम इससे अलग, गुट तो नहीं कह सकते, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर चलेंगे। और ऐसे देश तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, और गुट निरपेक्ष आंदोलन को इन देशों ने जन्म दिया था। गुट निरपेक्ष यानी कि हम दोनों में से किसी भी गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक विवाद से संबंधित आपके पास यहां पर मैटर दिया गया है। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, यानी कि जो गुलाम देश थे उनकी मुक्ति किन किन देशों की रही, वो हो सकता है अरब विश्व आपके पास है, अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति थी से लेकर वहां पर जो गणतंत्र की स्थापना होती है, वियतनाम का जुड़ा हुआ प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लगभग। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा वो है आपके पास औपनिवेशीकरण आपसे दिया गया है, और इसमें विकास के बाधक कारक जो यहां पर चले, जो लातिनी मध्य अमेरिकी देश हैं और अफ्रीकी देश हैं, वो दिया गया है। यूरोप के एकीकरण में नाटो एक महत्वपूर्ण है, कुछ करंट अफेयर में भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो नाटो क्या संस्था है, और आज भी अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो है वो विश्व राजनीति पर, सैन्य संगठनों पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पास। साथ साथ ये मैटर हम ले लेंगे यूरोपीय संघ। यहां पर एक लास्ट में और आपसे बात करें, ये टॉपिक पे और चर्चा कर लेते हैं आपसे। देखिएगा यहां पर हमने देखा कि पूरा विश्व दो ध्रुवों में चला हमने कहा, और इस मतभेद को कहा गया था शीत युद्ध। 1990-91 में पूर्व सोवियत संघ जो था ये टूट गया। तो 1990-91 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन के साथ अब दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, यानी कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति बची वो अमेरिका के रूप में बची आपके पास में। यहां पर जो टॉपिक हमें दिया गया वो सोवियत साम्यवाद यूनियन को निपात तक पहुंचाने वाले कारक, यानी वो कौन से ऐसे कारक थे जिससे पूर्व सोवियत संघ, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसका एक डाउनफॉल हमें दिखाई देगा, वो आया आपके पास। शीत युद्ध का अंत है, और अकेली महाशक्ति के रूप में यूएस का उत्कर्ष, जो मैं कह रहा था अमेरिका का उत्कर्ष। तो वो क्या कारण थे, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इससे दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उसके मॉडल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आप पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशीकरण, इस पर खास तौर पर अपनी अवधारणाओं को क्लियर रखिएगा। जब आप पूंजीवाद पढ़ेंगे तो मुक्त पूंजीवाद भी आप पढ़िएगा उसके साथ।
आप उपनिवेशीकरण पढ़ेंगे, साम्राज्यवाद पढ़ेंगे, तो नव उपनिवेशीकरण क्या होता है उसको भी आप पढ़िएगा। तो ये इतने टुकड़ों में तो तैयारी नहीं होगी, लेकिन जब आप एक प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो उस प्रक्रिया को आगे तक आप देखेगा और आप देखेगा कि आपके सिलेबस के बहुत सारे बिंदु इसी के साथ कवर हो जाएंगे। अपनी बात को अंत करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि विश्व इतिहास के चुनिंदा टॉपिक्स को आप लगभग 60-70% को जरूर आप तैयार कीजिएगा। मानक पुस्तकों का ही आप यहां पर अध्ययन कीजिएगा। ये नहीं कि आप बहुत सारा नोट्स उठा के रख लेंगे, बहुत सारी बुक्स उठा के रख लेंगे, क्योंकि उससे खुद आप अपना समय, अपनी ऊर्जा जो है बर्बाद करेंगे। तो मानक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, एक अच्छा नोट्स आप बनाइए, अवधारणाओं को क्लियर रखिए और साथ साथ पिछले 5 वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं मुख्य परीक्षा के, उनके संदर्भ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ठीक, धन्यवाद।